नमस्कार। आप देख रहे हैं बी वेल्दी हेल्पलाइन, जहां आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आमतौर पर ये सेशन हम लाइव करते हैं, लेकिन 17 मार्च को जो ये वीडियो आप देख रहे हैं वो रिकॉर्डेड है। वजह, हम 15 मार्च से विपश्यना मेडिटेशन कोर्स के लिए जाए चले गए होंगे। तो हमें लगा कि हम अपने मन की जो गुत्थी है वो तो सुलझा रहे हैं, लेकिन आपके सवालों की गुत्थी को सुलझाना हमारी जिम्मेदारी है। उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। सवाल हमने आपके यूट्यूब वीडियो पे जो कमेंट आते हैं, जो आप हमें मेल पे भेजते हैं, जहां जहां भी आपने सवाल भेजा है वहां से हमने कुछ सवाल निकाले हैं और उसके जवाब आज दिए जाएंगे। हमारे साथ आज हैं पूनम रूंगटा, आप उनको देख सकते हैं स्क्रीन पे। जानी मानी पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 20 साल का अनुभव है। 200 से अधिक परिवारों का पोर्टफोलियो मैनेज कर रही हैं ये, जिसमें एचएनआई भी है, रिटायर्ड लोग भी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी हैं। और आज पहली बार पूनम बी वेल्दी प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ी हैं। तो सबसे पहले आप नीचे कमेंट करके वेलकम पूनम लिखेंगे, फिर हम आगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। चलिए क्विकली लिखिए पहले, और अब पूनम के पास चलते हैं। पूनम, थैंक यू सो मच। आई एम रियली हैप्पी। हमने बहुत दिनों से बात की हुई थी कि साथ में हम बी वेल्दी पे शोज करेंगे, लेकिन हमारा कभी मौका ही नहीं मिल पा रहा था। इट्स अ प्लेजर स्वाति, आपके साथ बातें करना हमेशा से मुझे बहुत पसंद है। हमने हर चैनल पे, आपको याद ही होगा, बातें की है। एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बिकॉज यू आर अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सन फॉर मी। थैंक यू सो आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आपकी हिंदी मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। सो आई और ऑलवेज हम बता लाइक टू दें टॉक टू अपने यू। देखने वालों को कि हमने जी पे बहुत सारे शोज साथ में किए जी हैं, जी बिजनेस जी। पे। और आप सीएनबीसी आवाज, जी बिजनेस, तमाम तरह की न्यूज चैनल पे आप रेगुलरली एज एन एक्सपर्ट आती रहती हैं और सवालों के जवाब आपने दिए हैं लोगों के। तो आज हम शुरू करते हैं अपना सवाल जवाब का सिलसिला। यहाँ पर आपने अभी वेलकम एब्सोल्युटली। वेलकम पूनम लिख दिया कमेंट में? नहीं लिखा तो अभी लिखिए फटाक से। चलिए, पहला सवाल लेते हैं प्रदीप कुमार महतो जी का। जानना चाहते हैं पूनम कि रिटायरमेंट के लिए स्मॉल कैप फंड अच्छा है क्या मैम? 15 साल का नजरिया लेके चल रहे हैं। स्मॉल कैप को लेके बहुत सारी बातें ऑफ लेट। रिटर्न को लेके ऑफ कोर्स लोग एक्साइटेड, और उसके बाद जब अच्छा रिटर्न दिख जाता है तो उसको पकड़ने की कोशिश शुरू हो जाती है। सेबी भी थोड़ा सा इस पे एक्टिव हो गया। बताएं, इतने लंबे नजरिए के लिए क्या स्मॉल कैप में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बनाना एक गोल के लिए आप सलाह देंगे उसकी? स्वाति, इसमें काफी सारी चीजें आपने पूछ ली एक ही सवाल में मुझे। हाँ। तो इफ वी गो वन बाय वन, सबसे पहले तो हम रिटायरमेंट की बात करें कि इन्हें रिटायरमेंट के लिए निवेश करना है, तो रिटायरमेंट के दो फेज है। हम्म। एक एक्यूमुलेशन फेज और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। हम्म। एक्यूमुलेशन फेज की ये बात कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन की फेज बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता है। हम्म। सो जो एक्यूमुलेशन फेज है, वो फेज उसे कहा जाता है जब आप अपने वर्किंग ईयर्स में हम्म। एक्यूमुलेट करते हैं एक राशि, जो हम्म। आपको रिटायर होने के बाद, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहेंगे, तब काम आए। हम्म। तो जब हम कमाते हैं और एसआईपी के जरिए एक कॉर्पस बनाने की कोशिश करते हैं, हम्म। उस वक्त हम अग्रेसिव जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपन हमारे पास कितना समय है अभी। रिटायरमेंट विच वी यूजुअली टेक 60 इयर्स, 60 साल के होने के लिए मुझे कितना समय बाकी, उस हिसाब से मैं ये नक्की करूंगी कि मेरा पोर्टफोलियो कितना अग्रेसिव हो सकता है या कितना कंजर्वेटिव होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपका पर्सनल रिस्क एपेटाइट उसमें जरूर मैटर करता है। यहाँ प्रदीप जी का रिस्क एपेटाइट मुझे लगता है बहुत अग्रेसिव है, इसीलिए उन्होंने स्मॉल कैप की बात की है। या फिर वो अपने रिस्क एपेटाइट को ना समझते हुए खाली जो इंटरनेट पे रिटर्न्स किस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा दिए वो देख के प्रभावित हो गए हैं। आई डोंट नो दैट। बट अगर एक्यूमुलेशन फेज में सिर्फ स्मॉल कैप रखना चाहें, थिंकिंग कि उनकी बहुत अच्छी रिस्क एपेटाइट है, तो वो रख सकते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, बिकॉज हम हमेशा डिवर्सिफिकेशन की बात करते हम्म। हैं। स्मॉल कैप्स ने लास्ट 1-2 इयर्स में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स दिए हैं। हाँ। कई म्यूचुअल फंड ने तो ओवर 60% रिटर्न दिए हैं। हम्म। बट इसका मतलब ये नहीं कि आगे 15 साल तक आपको वो रिटर्न्स मिलेंगे। हम्म। कई म्यूचुअल फंड ने 2 साल पहले मिड कैप्स ने अच्छे रिटर्न दिए थे जो या। अब कम आ रहे हैं। सो हम्म। हमेशा एक ना एक कैटेगरी का वो बोलते हैं ना, परफॉर्मेंस अच्छा होता है। या। हाँ, चलता रहता है। तो
हमें हर फ्लेवर लेना है, हमें हर चीज का फायदा लेना है। जैसे कि आप थाली में खाली दाल खाएंगे रोज, तो आपके बॉडी में कार्ब्स नहीं जाएंगे, विटामिन्स मिनरल्स नहीं जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे करके आगे चल के तकलीफें आएंगी, फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। राइट, राइट। इसलिए आपकी थाली में दाल भी चाहिए, सैलेड भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, हर तरीके का प्रॉपर मिश्रण होगा, कंपेयर्ड विद ऑफ कोर्स विद योर एज, विद हम्म। योर रिस्क एपेटाइट एंड एवरीथिंग। सो सबसे पहले इनका जो सवाल है, खाली एक कैटेगरी रखना आई वुडंट रेकमेंड, हम्म। बट अगर इन्हें फिर भी चाहिए तो ये कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड इनका ये एक्यूमुलेशन फेज हो। क्योंकि वैसे भी जब भी हम रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद जो हम स्ट्रैटेजी लगाते हैं रिटायरमेंट रिटायरमेंट को बहुत खूबसूरत और बहुत खुशनुमा बनाने के लिए, जी। उसमें हम एक SWP की स्ट्रैटेजी करते हैं। तो उसमें तो बिल्कुल भी आप एग्रेसिव फंड नहीं ले सकते, उसमें थोड़ा कंजर्वेटिव बन के चलना होता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद का पैसा तो हमें सेफ गार्ड करना है एट ऑल राइट। टाइम्स। वी कैन मुझे नॉट। लगता है इनके सवाल से पूनम की दे ही इज लुकिंग फॉर एक्यूमुलेशन फेज। बस मैं अज्यूम कर रही हूँ, हालांकि उन्होंने कहीं लिखा नहीं। हाँ लेकिन जो अब जी, नॉर्मल जब लोग ऐसे आते हैं कि मेरा 15 साल का नजरिया है, तो मुझे लगता है कि वो एक्यूमुलेशन फेज की बात करते हैं। एक एक्यूमुलेशन सवाल यहाँ फेज पे, होगा। क्योंकि अग्रेसिव इन्वेस्टर साउंड कर रहे हैं, तो आपकी राय क्या होती है आइडियली कि अग्रेसिव इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए अगर 15 साल का नजरिया है? सो अग्रेसिव इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में हम 100% इक्विटी में जाते हैं। जी। हमें डेट की जरूरत नहीं है, और इक्विटी में भी हम अग्रेसिव कैटेगरी जैसे कि स्मॉल कैप्स हो गई, मिड कैप्स हो गई, मल्टी कैप इज अ वेरी गुड चॉइस, जिसमें स्मॉल मिड और इस मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप का आप अच्छा सा मिश्रण देखते हैं। हम्म। फंड मैनेजर उसमें मेंटेन करते हैं कितना कितना रेशियो होना चाहिए। एंड फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हैं, जिसमें अभी आप देखेंगे तो लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप्स में ज्यादा रुझान है उनका, क्योंकि हमें लार्ज कैप की तरफ अच्छी फ्रॉथ दिखाई दे रही है। तो जी। इस तरीके से एक मिश्रण अगर बना रहेगा, जिसमें आप स्मॉल कैप, मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप, ये 3 कैटेगरी भी ले लेंगे, तो आई थिंक मोर देन इनफ है। और इतना लेने से आप मार्केट की हर चाल को अच्छी तरीके से कुशन करते हुए अपना धन बना सकते हैं, एक जी। कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कर सकते हैं। तो तो अगर इन्हें फिर भी स्मॉल कैप ही चाहिए, जी। मुझे स्मॉल कैप लेना, तो आई वुड रेकमेंड आप कम से कम 2 स्मॉल कैप्स में निवेश करें, एक में ना करें। हम्म। क्योंकि स्मॉल कैप्स में भी हर फंड मैनेजर की एक अपनी रणनीति होती है, एक अपनी चॉइस ऑफ स्टॉक पिकिंग होती है। तो जी। आप क्वांट म्यूचुअल फंड का जो स्मॉल कैप है उसमें हम्म। निवेश कर सकते हैं। उसका AUM भी अभी स्लो है, छोटा है। जैसे कि आपने अभी सेबी की गाइडलाइंस देखी है, बड़े बड़े AUM में एग्जिट लेने की जगह नहीं मिलेगी अगर इसी तरीके से इनफ्लो चालू रहा तो। बिकॉज स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी 5,000 तक के मार्केट कैप के छोटी छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं। अब आपका फंड बन गया है 16,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, तो इतने में आप कहाँ निवेश करेंगे और कैसे उसमें से एग्जिट होंगे? उतने राइट। बायर भी मिलने चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड में भी वही रणनीति होती है कि जैसे आप अपने पर्सनली स्टॉक्स पिक करते हैं, लेते हैं, बेचते हैं एक्सचेंज के ऊपर, तो जब आप बेचने निकलेंगे तो खरीदार भी तो मिलना चाहिए वहां पे। राइट। तो ये एक तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए सेबी ने इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड करने के लिए ये कहा है कि अब इनफ्लो रोका जाए, इनमें कम हो, ताकि इसको हम्म। मैनेज करने में आसानी हो और इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे। तो हम्म। आप दो फंड चुने, क्वांट का स्मॉल कैप चुन सकते हैं, और दूसरा निप्पॉन, बहुत बड़ा फंड है पर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। हम्म। और बड़े फंड यानी 16,600 करोड़ का वो फंड हो चुका है। हम्म। और छोटे फंड की ही चॉइस में जाए तो आप ईडलवाइज का स्मॉल कैप भी चुन सकते ओके। मनोज पुरवाल का सवाल लेते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख है और वो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 1,50,000 दिखा रहा है, तो अब 12% इंक्रीज मेरा 1 लाख का होगा या 1,50,000 का होगा? ये जानना बेसिकली ये चाह रहे हैं कि कंपाउंडिंग का कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड में। हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्वाति, वेरी इंटरेस्टिंग। हम्म। हालांकि सुनने में बेसिक लग रहा होगा, बट इट हैज लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज। तो जहां हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं ना स्वाति, वो एक FD में या इस तरह के जो
कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें आप पक्की तरीके से बना सकते हैं कि ब्याज पे ब्याज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ब्याज पे ब्याज मिलता है। आपने 100 रुपए रखे, 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज मिला इस साल, तो अगले साल आपको 110 रुपए के ऊपर 10% मिलेगा। इस तरीके से कंपाउंडिंग इन अ लेमन्स लैंग्वेज कैलकुलेट होती है। अब वहीं अगर म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की बात करें तो वो ग्रोथ पे ग्रोथ है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं, ग्रोथ पे ग्रोथ है। अगर इनका 1 लाख 1,50,000 हो गया है, तो अब वो 1,50,000 ग्रो होगा, बिकॉज हमने पैसे निकाले नहीं है ना, वो अक्रूवल पे आपको किसी तरीके का टैक्सेशन होता है या उसकी काउंटिंग होती है। म्यूचुअल फंड की प्राइसिंग के ऊपर सारा गेम है, वो होती है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, जो पर यूनिट की आपको दी गई होती है। तो जो जैसे जैसे म्यूचुअल फंड आपका ग्रोथ करता है, वैसे एनएवी, नेट एसेट वैल्यू ऑफ दैट यूनिट ग्रोज। यानी आपने जब अगर खरीदा था 1 लाख रुपए में, तब 10 रुपए की अगर यूनिट थी, तो आपको 1,000 यूनिट्स मिली थी। अब मार्केट अच्छा चला, फंड ने अच्छा परफॉर्म किया, तो एनएवी बढ़ के 15 रुपए हो गई। इसलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट था, जो 1,000 यूनिट का, वो अब मल्टीप्लाइड बाय 15 होगा, इसलिए वो 1,500 हो गया। अब फिर आगे ग्रोथ होगी, एनएवी बढ़ के 20 रुपए हो जाएगी, तो आपका वैल्यू 2 लाख हो जाएगा। तो ये ग्रोथ स्टोरी है, ग्रोथ पे ग्रोथ होगी। तो इसमें आप ये चिंता ना करें कि मेरा किस तरीके से कंपाउंड हो रहा है, क्योंकि अगर मार्केट ग्रो हो रहा है तो आपको ग्रोथ का उसमें फायदा होगा ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुभ लाभ 994, एक ही फंड में क्या एक बार से अधिक लमसम किया जा सकता है? और दूसरा सवाल है कि जिस फंड में लमसम किया हुआ है, उस फंड में नई एसआईपी शुरू की जा सकती है क्या? दोनों सवाल का जवाब हाँ। बिल्कुल हाँ है स्वाति। और यहाँ इस बात पे आप एक नजर डालिए कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत आसान है, बहुत फ्लेक्सिबल है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं, बस आपका मन होना चाहिए और आपका डिसिप्लिन। स्ट्रैटेजी इन प्लेस होनी चाहिए, राइट। डिसिप्लिन होनी चाहिए। सो समटाइम्स आप अगर एसआईपी कर रहे हैं किसी फंड में बड़े डिसिप्लिन तरीके से, और अचानक से आप कुछ एक्स्ट्रा मनी आ जाता है, लाइक बोनस आ गया या कहीं से कुछ आपको कमाई एक्स्ट्रा हो गई, तो आप उसी फंड में जो आपको दिख रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, उसी में आप अपना एडिशनल पैसा सेम फोलियो में डाल सकते हैं एज अ लमसम ऑल्सो। एंड जितनी बार चाहे डाल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। सेम थिंग विद लमसम, अगर आपने कहीं लमसम पैसे डाले और आपको लग रहा है कि ये फंड बहुत प्रॉमिसिंग है, मुझे इसमें और निवेश करना है, तो आप सेम फोलियो में एसआईपी का मैंडेट लगा दें, आप एसआईपी कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी पता होगा, जब चाहे निकाल सकते हैं, जब चाहे बंद कर सकते हैं, जब चाहे आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। बस ध्यान सिर्फ अपने आप को टैक्सेशन का और एग्जिट लोड का रखना होगा। हालांकि 1 साल तक अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको एग्जिट लोड लगता है, पर अगर आपको जरूरत है पैसे की, तो फिर आप एग्जिट लोड नहीं देखेंगे, आपका पैसा एट ऑल टाइम्स इज अवेलेबल। हाँ, सिर्फ एक कंडीशन में लगता है पूनम, जहां पर आप नहीं कर सकते हैं ऐसा लमसम, अगर पहले किया हुआ था, अनटिल अनलेस उस फंड ने वहां पे लमसम मना कर दिया है लेने से, कुछ कुछ। हाँ, अगर रोक लगा दी है एसआईपी की, जैसे अभी स्मॉल कैप्स में लगाई है, जी। या हमने बीच में ग्लोबल फंड्स के ऊपर देखा था, इंटरनेशनल जो ग्लोबल फंड्स में। फंड्स थे, हाँ, इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशन हो तो बात बिल्कुल अलग है, तो उस आपको एक टाइम बार रूल्स चेक कर बदल लेना जाते होगा हैं। कि फंड हाउस में बिल्कुल। दोनों चीजें हाँ, चालू है अवेलेबल है। नहीं है। हाँ। हाँ। लक्ष्मणन का सवाल है, इनका पोर्टफोलियो रिव्यू करना है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 है, कैनरा रोबेको ब्लू चिप में 5,000, नवी नवी निफ्टी 50 इंडेक्स में 5,000, एसबीआई स्मॉल कैप में 5,000, इडलवाइस निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 3,000, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्मॉल केस में 5,000, और प्लानिंग टू ऐड निफ्टी नेक्स्ट 50 5,000, एंड इंक्रीजिंग Edelweiss निफ्टी स्मॉल कैप 250 फ्रॉम 3 to 5 के। चलो ठीक है, कुछ और बदलाव करने की जरूरत है क्या? उम्र है 35 साल, 50 साल की उम्र तक ये होल्ड कर सकते हैं या जारी रखेंगे अपने निवेश को। लिखा है आई वुड पर्सनली प्रेफर एन एक्टिवली मैनेज फंड। नहीं सॉरी, ये नहीं लिखा है इन्होंने। ये बताएं इनके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा इंडेक्स फंड, इन बहुत ज्यादा तो नहीं, एक दो, दो फिलहाल है पूनम, तीसरा ये ऐड करने का तीन। सोच रहे हैं या बढ़ा, या या राइट, प्लानिंग टू ऐड निफ्टी नेक्स्ट 50, और इडलवाइज वाले में बढ़ाना चाह रहे हैं।
आपको कैसा दिख रहा है पोर्टफोलियो मिक्स इनका? पोर्टफोलियो मिक्स बहुत अच्छा है स्वाति ने। पराग पारे का फ्लेक्सी कैप है, कैनरा रोबेको का ब्लू चिप है, ब्लू चिप भी है, ये भी है, स्मॉल कैप भी, एसबीआई विच इज अ गुड फंड हाउस। सभी अच्छे सिलेक्शन है। पर मुझे ये जो इंडेक्स फंड्स में निवेश करना थोड़ा पर्सनली कम समझ में आता है। ओके। बिकॉज इंडेक्स का मिरर होता है सेम आपका वो फंड, इट्स अ हम्म। पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे हम्म। जैसे इंडेक्स में जितने जितने शेयर्स हैं उसमें आपका सेम रेशियो में एक्सपोजर हो जाता है, वेटेज इज राइट। ऑल्सो द सेम। अब इंडेक्स अच्छा कर रहा है इसलिए आप सोचते हैं कि क्यों ही हम दिमाग लगाए, कौन कौन सा स्टॉक्स ले, इंडेक्स में जो है वो अपना उसमें पैसा लगता चला जाएगा। तो मुझे लगता है फंड मैनेजर जो एक्सपीरियंस्ड हैं, क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने मार्केट को देखा है, उनकी अगर हम एक्सपीरियंस से, उनके एक्सपर्टीज से अगर हमारे एक्टिवली फंड को मैनेज करें तो जरूर इंडेक्स के ऊपर अल्फा क्रिएट होता है। और ये हमने देखा है, ऑलवेज 3 to 4% का अल्फा फंड मैनेजर्स क्रिएट कर पाते हैं। और विद अ स्मॉल प्राइस यू हैव टू पे, बिकॉज एक्टिवली मैनेज फंड्स और पैसिवली मैनेज फंड्स में हम्म। थोड़ा एक्सपेंस रेशियो का फर्क फर्क। आता है। हम्म। तो आई वुड पर्सनली फील कि आपके पास ऑलरेडी स्मॉल कैप है तो आप, और आपने इडलवाइज का स्मॉल कैप निफ्टी भी ले रखा है, अब आप और एक एडलवाइस के स्मॉल केस में, स्मॉल कैप में निफ्टी में निवेश करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेट करें। एक स्मॉल कैप इनफ है। आप 3,000 2,000 ना करके ये जो चार फंड्स हैं आपके पास, फ्लेक्सी कैप, ब्लू चिप, स्मॉल कैप और ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्मॉल केस इन्होंने लिया हुआ है, उसमें भी कर सकते हैं। तो पर्सनली आई फील कि एक्टिवली मैनेज फंड्स को रखें अपने पोर्टफोलियो में रादर देन पैसिव इन्वेस्टमेंट्स। और आपकी उम्र अभी 35 ईयर्स है, यू हैव अ लॉन्ग टर्म होराइजन, यू कैन ऑल्सो एड अ मिड कैप इन योर पोर्टफोलियो इंस्टेड मुझे ऑफ लगा था वो नैवी मिसिंग है इनके निफ्टी 50। पोर्टफोलियो में। हाँ, राइट। सो उन्होंने निफ्टी 50 ले रखा है, सो प्रोबेबली नेक्स्ट निफ्टी 50 ये ऐड करना चाहते हैं, सो प्रोबेबली ही हैज इन माइंड मिड कैप कैटेगरी। तो आप एक मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में ले लें तो आई थिंक ये फुल प्रूफ हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। आपकी राय यहाँ पे बाकियों से बहुत अलग है, एंड फॉर ऑल द आपकी अपनी वजह है उसकी, जाहिर सी बात है कि अधिकतर अब इंडस्ट्री में एक हवा चल रही है कि भाई पैसिव इज द वे फॉरवर्ड। और या बट स्वाति आई फील कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स, एक तो बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं निफ्टी के अंदर, आप कंसोलिडेट करके अच्छे पिक्स 20 स्टॉक 30 स्टॉक लेते हैं और उसके ऊपर आप अगर रिसर्च करके अच्छा अल्फा क्रिएट कर सकते हैं, तो मुझे पर्सनली लगता है कि जब आप किसी को दे रहे हैं पैसा, एक म्यूचुअल फंड हाउस को अपना पैसा दे रहे हैं, तो लेट इट गो विद एन एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये मेरा पर्सनल हमेशा व्यू रहा है। अमेजिंग। अगला सवाल संतोष सिंह जी का है, पूछा है सिंगल अकाउंट होल्डर से जॉइंट अकाउंट होल्डर कैसे कर सकते हैं जिससे कोई भी मिस हैपनिंग में दिक्कत ना आए। मिस हैपनिंग से इनका इशारा शायद उस सिनेरियो से है जहां पर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, प्राइमरी अकाउंट होल्डर की प्रोबेबली, या फिर जो निवेश कर रहे हैं उनकी। एंड अनफॉर्चुनेटली पूनम, यू बिन थ्रू दिस वेरी रिसेंटली, एंड आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये, एक तो आप खुद प्लानर हैं, आप सीएफपी हैं, और आप इतने सालों से इतना ये सब काम कर रही हैं। लेकिन जब हमारी बात हुई थी पूनम, आपने कहा था कि सब कुछ जानने और करने के बावजूद जिस तरह की चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उस पे हमें लोगों को एडुकेट करने की जरूरत है। हाँ स्वाति, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है और मेरे पास इतने इतने इंसाइट्स है कि हम जरूर इसे शेयर करेंगे लोगों के साथ, ताकि हम्म। इस तरह की कभी सिचुएशन आए तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करें। हम्म। बट यहाँ मैं शॉर्ट में इतना जरूर कहूंगी कि बिकॉज आई एम अ फाइनेंशियल प्लानर एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई हैड ऑल द प्लानिंग इन प्लेस। हम्म। तो आज आप देख लीजिए 6 महीने ही हुए हैं उस हादसे को हुए हुए, आई एम ऑन माई फीट। आई हैव नॉट टू कॉम्प्रोमाइज इन एनीथिंग इन लाइफ, मुझे किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा है। माई हस्बैंड वॉज अ ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस, वो भी बराबर हिस्सेदार थे हमारे घर के खर्चों में, हालांकि उनका बिजनेस अलग था, हम्म। मुझसे मिलता जुलता नहीं था, बट ही कंट्रीब्यूटेड। बट बिकॉज ऑफ कोर्स दैट वैक्यूम कैन नेवर एवर बी फिल्ड, और मैं वो सोच नहीं सकती एज ऑफ टुडे, बट
वॉट एवर फाइनेंशियल रिलेटेड सिचुएशन है वो मैं अच्छे से कोप अप कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी इमरजेंसी फंड्स वाज इन प्लेस, मेरा नॉमिनेशन सब जगह सही था, रिस्क प्रोफाइल जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस के जरिए या मेडिक्लेम के जरिए जो करते हैं वो एकदम सही था। तो इतनी लंबी स्वाति 1 साल की बीमारी और इतना रिगरस इलाज, और आई एम टेलिंग यू इट इज सो एक्सपेंसिव हर इलाज, उसमें मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा। तो आज मेरे दिल को ये कहीं पे भी तकलीफ नहीं है कि हमने इलाज की वजह से कुछ खोया। हमने बेस्ट इलाज कर पाया, और वो मैं इलाज इसलिए करा पाई क्योंकि मेरे पास मेडिक्लेम उनकी थी, बहुत अच्छी इंश्योरेंस थी। साथ ही लाइफ इंश्योरेंस बहुत अच्छी थी, विच टुक केयर ऑफ ऑल माय अदर लायबिलिटीज विच आई हैड टू गो थ्रू। सो मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि खाली हम बातें नहीं करते हैं। आज ये अगर लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया है तो हम उसको अच्छे से कोप अप करके हमारी बाकी जो ग्रीविंग पीरियड में जो चीजें हमें चाहिए वो मैं कर पाई, उसको मैं बहुत अच्छे से एक कहते हैं ना सिला दे पाई। तो ये बहुत जरूरी है स्वाति। और जहां तक संतोष जी का सवाल है, हर इंसान को तैयार रहना चाहिए किसी भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन का, वो कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहले आप नॉमिनेशन चेक करिए कि आपकी बैंक अकाउंट में, आपकी एलआईसी पॉलिसीज में, आपके म्यूचुअल फंड्स में, आपके डीमैट अकाउंट में, आपकी एफडीज में सब जगह नॉमिनेशन है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर नॉमिनेशन है तो उसमें स्पेलिंग्स, नाम, ऑल द डिटेल्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ वो सही है कि नहीं, आपका फोन नंबर अपडेट होना बहुत जरूरी है। स्वाति, मैं आजकल ये सबको कहती हूँ कि आपके फोन नंबर से समझ लिया आपकी शादी होगी। और शादी भी पक्की वाली, आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपने डिवोर्स दिया है आपके फोन नंबर को तो आपको बहुत जगह तकलीफें आ अपडेट करना सकती है। पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। और हर जगह ओटीपी आता है टू कंफर्म योर आइडेंटिटी, हर जगह ओटीपी आता है, तो आपको फोन नंबर, हर जगह ईमेल आईडी सही होना चाहिए जी। दूसरा, आप कहीं पे भी सिंगल होल्डर को जॉइंट होल्डर बनाना मुश्किल है, हालांकि बैंक अकाउंट्स में ये पॉसिबल है। आप अपने बैंक अकाउंट में नाम ऐड कर सकते हैं, बट अदर देन दैट आपको अगर डीमैट अकाउंट में आपका सिंगल होल्डिंग है और आप चाहते हैं जॉइंट होल्डिंग हो, तो आपको ये वाला अकाउंट बंद करके एक नया अलग अकाउंट खोलना होगा जॉइंट होल्डर से, और फिर वहां से वो सारी होल्डिंग्स आपको ट्रांसफर करनी होगी, ऑफलाइन ट्रांसफर। तो इस तरीके से ये मुश्किल है जॉइंट ऐड करना, बट कीप योर तैयारी फॉर एनीथिंग इन लाइफ, बिकॉज अभी डेमोग्राफिक्स बहुत चेंज हो गया, हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। तो अगर हमने सब कुछ सही से रखा तो थिंग्स विल बी इजियर फॉर द फैमिली इन जनरल। ओके, तो संतोष सिंह जी को बेसिकली अपनी नॉमिनेशन अपडेट्स चेक करनी होंगी। हाँ जी। और मे बी अगर आप नया निवेश शुरू कर रहे हैं वहां पर आप जॉइंट होल्डर के तौर पे जिसको भी आपको देना है आप वो दे दीजिएगा, लेकिन एंड स्वाति ऑल्सो, ये बहुत गौर करने वाली बात है हमारी कंट्री में कि हर इन्वेस्टमेंट का जो टैक्स पैटर्न, जो ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है अलग है। म्यूचुअल फंड का अलग है, बैंकों में अलग है, लाइफ इंश्योरेंस में अलग है, और अगर आप प्रॉपर्टी लेंगे प्रॉपर्टी में एकदम ही अलग है। तो हर जगह अलग है। तो कोशिश करके आप अपनी विल भी बना के, ताकि चीजें एकदम आसान हो जाए। विल डू अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, एग्जैक्टली स्टेप वाइज कैसे करना है, क्योंकि मैंने आपसे शेयर किया था, हमारी एक दोस्त है उनके भी हस्बैंड पास्ड अवे रिसेंटली, और लकली उनका भी हर जगह नॉमिनेशंस क्लियर था तो वहां पर बहुत दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जहां पर नॉमिनेशन नहीं था वहां पर थोड़ा पेपर वर्क ज्यादा लगता है। एंड देन उस पूरे दौरान जब आप इमोशनली इतने टूटे हुए होते हैं, ये सब चीजें आपको और ज्यादा परेशान कर सकती हैं। it's very difficult. सो लेट्स डू अ वीडियो अराउंड इट सुपर सून। इस पे बहुत लोग Yes. बहुत खुल के बात नहीं करते हैं, लेकिन तैयारी जरूरी है। अगला हाँ सवाल। जी। हाँ जी, बताएं, आप कुछ कह रही थी। ना ना। अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर प्रियदीप प्रियदीप देशमुख जी का। इनके पोर्टफोलियो में फंड्स जो है, इडलवाइज निफ्टी 250 लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स, मोतीलाल निफ्टी 150 मिड इंडेक्स, इडलवाइज निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स,
Edelweiss स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, निपॉन स्मॉल कैप एक्टिव लिखा है उन्होंने ब्रैकेट में, नावी Nasdaq 100 इंडेक्स FOF। कैन यू प्लीज लेट मी नो एनी चेंजेस रिक्वायर्ड इन द above funds? My allocation is 30 large, 40% mid cap and 30% लार्ज, 40% मिड एंड 30% लार्ज फिर से लिख दिया इन्होंने, प्रोबेबली स्मॉल बोलना चाह रहे होंगे शायद। अब बताएं आपको, यहाँ पर मुझे एक चीज जो एकदम सामने दिख रही है वो है कि एक ही फंड हाउस, हालांकि इंडेक्स पैसिव स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या एक ही फंड हाउस के साथ सारी पैसिव फंड्स भी लेना क्या सही? एक्टिव में हम मना करते हैं कि ना करें ये काम, लेकिन पैसिव में। या पैसिव तो आप कहीं का भी लें वो सेम मिरर होने वाला है, हम्म। ऑल द इंडेक्सेस गोइंग टू बी मिरर्ड। हम्म। हालांकि कुछ कंपनीज का जो ट्रैकिंग एरर वगैरह में ज्यादा हाँ। डिफरेंस हो जाता है, तो आप हम्म। ऑफ कोर्स उसमें भी डिवर्सिफाई करें तो अच्छा रहेगा। जी। तो जैसे आपने कहा, एक ही फंड हाउस के इनके पास जितने भी पैसिव है, तो मैं तो पैसिव की बहुत फैन फैन हूं नहीं नहीं। हूँ। तो आप एक कोई रख लें पैसिव हाँ। फंड, बट आई विल फील के मार्केट का बेस्ट पार्टिसिपेशन एक एक्सपर्टीज और एक एक्सपीरियंस के साथ करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा उसमें। हम्म। वो करें। और मुझे लगता है इनका आइडियल आइडियल पोर्टफोलियो शुड बी टुवर्ड्स एक्टिव। हम्म। आप सभी तरीके के, और इनका जो ओवरऑल दिख रहा है ना स्मॉल, इन्होंने हालांकि लिखा है 40%, 30% लार्ज, 40% मिड, मुझे लग रहा है ज्यादा झुकाव इनका एग्रेसिव है मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ। हम्म। तो आइडियल पोर्टफोलियो अगर प्रॉपरली डिवर्सिफाई करना चाहते हैं अक्रॉस द कैटेगरीज एंड अक्रॉस द म्यूचुअल फंड्स, तो ये ईडलवाइज का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले, इंस्टेड ऑफ निफ्टी, दिस थिंग, ओके। निफ्टी लार्ज एंड मिड इंडेक्स। मोतीलाल का मिड कैप सुपर परफॉर्मेंस है, आप उसे देखें और आपके निफ्टी 150 मिड इंडेक्स को देखें, काफी आपको फर्क नजर आएगा। आप मोतीलाल मिड कैप उस वाले के मिड कैप फंड में रखें। निप्पॉन स्मॉल कैप ऑल टाइम स्टार है हम्म। ऑफ द स्मॉल कैप, आप उसे रखें। हालांकि इसमें आपका चालू है तो आप इसे कंटिन्यू करें। और आप नेवी के नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड में कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल फंड्स का इंडेक्स वो ट्रैक करते हैं, तो वो हम्म। आप तो इंटरनेशनल एक्सपोजर हो जाता है, और इस तरीके से आपका फर्दर डिवर्सिफिकेशन हो रहा है। यू आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया टू पुट इन योर पोर्टफोलियो एंड गेट द रिटर्न्स ऑफ दैट। बट मुझे लगता है फिलहाल जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, तो आपको बहुत फोमो होगा आज के 4-5 साल बाद, अगर आप आपने यहाँ इंडिया नया। में निवेश कम किया, हाँ। तो आप इंडिया में ही रहें इन्वेस्टेड। या। एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप टाइप के फंड स्वाति, जो एक छोटा पोर्शन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में रखते हैं, उस तरीके का भी आप ले सकते हैं। सो देर आर सो मेनी वेज, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू लुक मुझे एट ये योर सवाल पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से ये भी लग रहा है पूनम कि अ, अधिकतर इन्होंने लिया हुआ है हालांकि पैसिव में, क्योंकि लोगों को लगता है कि पैसिव इज लेस रिस्कियर देन द एक्टिव वन, विच इज सर्टेन एक्सटेंट राइट ऑल्सो। लेकिन आप वहां पे रिस्क कम करके आपने फिर मिड और स्मॉल में खूब एक्सपोजर बढ़ा लिया हाँ और वहां जी। रिस्क बढ़ा लिया। हाँ जी। तो रिस्क कहाँ लेना है और कैसे लेना और है, कैसे लेना है, और वेरी अधिकतर निवेशकों को रिस्क नहीं मालूम होता है कि उनकी रिस्क एपेटाइट क्या है। वो जब तक कि रिस्क को फेस नहीं करते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि, कहते हैं ना कि दिल टूटने वाली शायरी पढ़ के दिल टूटने का अंदाजा या दर्द महसूस करना नहीं होता होता नहीं है। है, उसके लिए वाकई दिल तोड़ना पड़ता है, तब दिखता है कि यस हाँ भाई कि यस। वो क्या निकल रहा है दर्द। या तो एंड स्वाति, ये सब मुझे लगता है डीआईवाई इन्वेस्टर ज्यादा करते होंगे इंडेक्स जी। फंड में, बिकॉज जी। कोई प्रोफेशनल गाइड करने वाला नहीं है कि या। एक्टिवली मैनेज फंड्स कौन सा लेना चाहिए हम्म। और किसमें कितनी रिस्क है। जैसे आपने कहा कि रिस्क नहीं समझ में आती, और बहुत तरीके की रिस्क होती है, हमें उस रिस्क को मिटिगेट करना है। मिटिगेट करना है। रिस्क तो उठानी ही है, क्योंकि हम्म। रिस्क एंड रिवॉर्ड का ही हम गेम खेल रहे हैं जी। यहाँ पे। जी। And longer the period, longer the risk you can take. So all that has to be, considered before designing the portfolio. हाँ। Yeah. चले एक और सवाल लेते हैं हम, तो वक्त थोड़ा कम बचा है हालांकि। कितना टाइम हो गया जरा देख ले, यहाँ पे नहीं दिखा रहा, सवाल ही ले अब लेते बातें हैं। ज्यादा कर लिए चलो, शायद। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। कौशलेंद्र झा जी का सवाल है, उनके बेटे की उम्र है 37 साल, 37 ईयर्स। 3 गोल है। पहला गोल है जो 15 साल के बाद जरूरत पड़ेगी,
अगर आज की डेट में उसको देखा जाए तो 15 लाख की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने इन्फ्लेशन ऐड करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली है। सेकेंड गोल जो है 20 साल के बाद आज की तारीख में रिक्वायरमेंट 20 लाख, और तीसरा गोल है 25 साल के बाद आज की डेट में रिक्वायरमेंट है 1 करोड़। तो जानना ये चाहते हैं कि कितना अमाउंट एसआईपी करेंगे 15, 20 और 25 सालों के गोल्स के लिए, और 5,000 रुपए सारे फंड्स में इनको डालने हैं सारे। उन्होंने लार्ज, मिड, स्मॉल, फ्लेक्सी, मल्टी मल्टी और ईएलएसएस इस सभी कैटेगरी का नाम भी दिया है। स्वाति, सबसे पहले हम इन्फ्लेशन की बात करें तो गवर्नमेंट जो इन्फ्लेशन फिगर्स रिलीज रिलीज करती करते हैं हैं। डब्ल्यूपीआई के, या तो वो एक जनरल इंडेक्स होता है डब्ल्यूपीआई का। बट हमने रोजमर्रा की लाइफ में बारीकी से देखा है कि हर एक चीज का इन्फ्लेशन अलग होता है। एंटरटेनमेंट का अलग है, एजुकेशन का हेल्थ अलग का है, अलग है। ग्रोसरीज का अलग है, हेल्थ केयर का अलग है। बट इतना डिटेल में ना जाके अगर मैं एक स्टैंडर्ड फिगर 7% का भी लेके चलती हूँ, तो इनका जो पहला गोल है 15 साल का, जो अभी इन्हें 15 लाख रुपए चाहिए, वो बढ़ के हो जाते 40 लाख। हम्म। और अगर उसे मैं निवेश करने का सोचती हूँ इन अ फंड विच विल गिव मी 13 to 15% रिटर्न, तो मुझे 6,000 रुपए की एसआईपी की जरूरत पड़ेगी। हम्म। 20 साल वाले गोल को अगर 20 लाख चाहिए और उसको 7% से मैं इन्फ्लेट करती हूँ, तो 75 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए एसआईपी मात्र 5,000 की है, पहले वाले से कम, क्योंकि टाइम होराइजन टाइम बढ़ गया है। ज्यादा। और कंपाउंडिंग का जो ब्यूटी है वो इसमें नजर आती है। जी। 25 साल वाले गोल के लिए, जिसके लिए आज 1 करोड़ की जरूरत है, जो बढ़ के 5 करोड़ हो जाएगी, उसके हम्म। लिए आपको 17,000 रुपए की एसआईपी की जरूरत पड़ेगी। जी। तो ये सब कुल मिला के 28,000 की एसआईपी अगर शुरू करते हैं तो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हालांकि इनने जो 1, 2, 3, 4, 5, हाँ, तो 25 का तो शायद इनका टारगेट है। हम्म। तो मुझे लगता है कि एक मिला जुला, जैसे हम अभी बात करें डाइवर्सिफिकेशन की, एक पोर्टफोलियो बनाए। आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड मिड कैप कैटेगरी का, क्वांट स्मॉल कैप इन स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जिसमें कॉन्ट्रेरियन टाइप के फंड्स हैं, आप उसे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न देके जाते हैं, और व्हाइट ओक का मल्टी कैप फंड। इस ओके। तरीके से आप 6 फंड्स में अपने पैसे डिवाइड कर लेंगे, हम्म। तो आई एम श्योर आप अपने गोल को बहुत गोल्स अच्छे को। से, सारे गोल्स, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिव्यू योर गोल्स या। एट राइट। राइट टाइम्स। या आखिरी सवाल अरविंद चौहान जी का, कि आर्बिट्राज में फंड में और इक्विटी सेविंग्स फंड में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है पूनम? so because of shortage of time, I will quickly take this up in a short, that arbitrage and equity saving funds हालांकि सेफ कैटेगरी के फंड्स हैं, पर उनकी ब्यूटी ये है कि ये इक्विटी कैटेगरी का इनका टैक्सेशन होता है। आर्बिट्राज में जो फंड मैनेजर होते हैं वो कैश और फ्यूचर्स मार्केट के प्राइस डिफरेंस को नेविगेट करते हुए आपको रिटर्न्स बना के देते हैं। 100% सेफ है, खाली प्राइस डिफरेंस का वो फायदा उठा के आपको रिटर्न्स बना के देते हैं। और ये जो प्राइस डिफरेंस है ये इक्विटीज के हैं, इसलिए ये इक्विटी कैटेगरी में माना जाता है। तो इसलिए इसके टैक्सेशन भी इक्विटी होता है। और इक्विटी सेविंग फंड में 3 तरीके के निवेश होते हैं। एक आर्बिट्राज होता है, जो आपने अभी सुना, इक्विटी होता है, और इक्विटी प्योर इक्विटी भी होता है अप टू 25%। तो ये दोनों हिस्से मिला के इट बिकम्स मोर देन 50%, 65%, तो ये इक्विटी कैटेगरी में जाता है। और बाकी का जो बचता है 35 to 40%, वो डेट कैटेगरी होता है। तो हालांकि इसमें आर्बिट्राज और डेट को लेके सेफ्टी ज्यादा है, इक्विटी महज 25 या 30% है, फिर भी ये इक्विटी कैटेगरी में आता है। सो फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर इट इज अ वेरी स्मार्ट वे कि आप ऐसे फंड्स में निवेश करें जिससे आपका टैक्सेशन भी बना रहे, इक्विटी का अच्छा रहे, और आप फिर भी सेफ कंजर्वेटिव डेट इंस्ट्रूमेंट्स में बने रहे। तो इस तरीके की चीजें जो है बहुत सारी है, जिसकी वजह से आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और जैसे ही हम ये लाइन कहते हैं तो हमें लगता है कि हम टीवी पे बैठे हुए हैं और हम भूल जाते हैं कि हम वीडियो का शो कर रहे हैं, अपना सेशन ले रहे हैं। लेकिन या थैंक यू तो कहना बनता है, वक्त निकाला आपने और सभी सवालों के जवाब इतने आराम से डिटेल में दिया है। आई एम श्योर फॉलो अप क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपके पास भेजती रहूंगी। ठीक है। My pleasure. It's an absolute pleasure to talk to you, Swati, always.
थैंक यू सो आपसे मच। बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पर ख़त्म करते हैं अपना सेशन हम। जाने के पहले दो तीन बातें आपसे कहनी है। पहली बात कि वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बी वेल्दी सब्सक्राइब करेंगे, 3 बात हो गई। चौथी बात, मेरा क्योंकि विपश्यना मेडिटेशन चल रहा है तो आप दुआ करें कि हम जो मन की गुत्थी सुलझाने गए हैं वो सुलझ जाए मेरी। 5वीं बात, आपकी जो सवालों की गुत्थी है वो हम सुलझाने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। तो इसी के साथ इस बात को भी ख्याल रखिए कि आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।